हाँ, मुझे 1 महीने का समय दिया। उन्होंने कहा आप 1 महीना ट्रेनिंग करो, अगर मुझे आपके अंदर कुछ लगेगा, पोटेंशियल लगेगा, हाँ आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे लिए 1 महीना बड़ा वो था, क्रूशल था। ठीक है। तो मैंने देखा जो ग्रुप में हमारे जो बच्चे हैं, जो मेरे साथ के एथलीट थे, जो बेस्ट था मेरा, तो मैंने देखा कि ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने सबसे पूछा उनसे, मैंने कहा आप कितने टाइम से हो? कोई कह रहा मैं 6 महीने से, कोई कह रहा मैं 8 महीने से हो, कोई कह रहा मैं 1 साल से हूँ। मैंने एक टारगेट बनाया, मैंने एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन्हीं को बीट करता हूँ, इन्हीं को बीट, जो 1 साल से हैं। मुझे 1 महीना मिला है, अगर मैं इनको 6 महीने 1 साल वालों को बीट कर दूंगा ट्रेनिंग के अंदर, तो सीधी सी बात है कोच को भी मौका मिल जाएगा आगे के लिए। जैसे अचीवमेंट में एक बच्चा है मेरा, जो कि अभी 800 मीटर में करंट में, अभी 150 सेकंड की 800 लगाई जिस बच्चे ने, क्योंकि अभी CISF में सिलेक्शन भी हुआ है उसका, स्पोर्ट्स कोटे से। अरे वाह, वेरी नाइस। हर किसी का कोई ना कोई पार्टनर होता है जो प्रैक्टिस में उसको बड़ी हेल्प करता है, साथ में पुश करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करता है। तो आपको ये लगता है कि ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात मानी, बट वैसे आपको लगता है कि एथलेटिक्स में एक पार्टनर के होने से थोड़ा सा ट्रेनिंग बेटर हो जाती है बच्चों की, क्या ये सही है? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि इसमें क्या है कि देखो बच्चों को ना कंपटीशन मिलता है। ठीक है, परफेक्ट, पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। नॉलेज के बारे में आप क्या बोलेंगे? 10 साल पहले कैसा था एनवायरनमेंट और आज कैसा है, अगर बात नॉलेज की करें तो? बट थोड़ा सा क्या है कि नॉलेज ये चीज़ें आ चुकी हैं कि पहले हमारे जो गुरु होते थे, हाँ, वही यूट्यूब है, बिल्कुल, वही इंस्टाग्राम है, वही फेसबुक है, बिल्कुल, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते थे। तो इंडिया का एथलेटिक्स का फ्यूचर क्या है? इज इट ब्राइटर देन व्हाट इट इज टुडे, या फिर आगे उतना ब्राइट नहीं दिखता आपके हिसाब से? क्या है? नहीं, पहले से तो अब बहुत बेटर है। अच्छा, और आगे और बेटर होगा। एक पर्सनल क्वेश्चन है पंकज सर, आप इसको दिल से आंसर कर सकते हैं कि जब आपने खुद से स्टेट लेवल अचीव करा था, वो ज़्यादा खुशी दिया था, उसने ज़्यादा खुशी दी थी, या जब आपके अंडर का बच्चा किसी साई में जाके मेडल लेता है या फिर किसी हाईयर स्टेज पे जाके मेडल लेता है, तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है? मैंने बताया था ना कि जब मैं कोचिंग लाइन में आया था तो यही सोचा था कि जो हमने नहीं किया वो उनको कराना है। राइट, ठीक है, अगर हमारा ये था, हमने अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जाना है। परफेक्ट। तो यानी कि बच्चों की अचीवमेंट आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है? बहुत परफेक्ट, वेरी गुड। एज अ कोच, जब आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, कंपटीशन में लेके जा रहे हो, क्या आप कभी रोए हो किसी बच्चे की वजह से? खुशी के आंसू की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखो जब मेडल आते हैं बच्चों के, मेरा बच्चा कोई भी अच्छा कर रहा हो, मेरी आंखों में हमेशा थोड़ा सा इमोशनली आई एम श्योर वो पहचान जाते हैं। वो कहते हैं अरे सर, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा पानी वानी आ जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। हाय, मेरा नाम है दीप और आज हमारे साथ है एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी शक्ति से और अपने डिसिप्लिन से बहुत बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स को कोच किया है, और आज उनकी शक्ति के कारण और उनके डिसिप्लिन के कारण बहुत सारे बच्चे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं, और वो इंडिया के बहुत ही कंपेटिटिव स्पोर्ट जिसे एथलेटिक्स कहते हैं उसके पिछले 10 साल से कोच हैं, और ईस्ट दिल्ली के सबसे रेनाउंड एथलेटिक कोचेज में से हैं। तो चलिए उनके एक शानदार सफर के बारे में आज बात करेंगे। मिस्टर पंकज सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू दीप सर, सबसे पहले आपको थैंक यू। वेरी गुड, वेलकम है सर। हाँ, कि आपके थ्रू मुझे एक सबको बच्चों को एक मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। लेट्स स्टार्ट पंकज सर, आप अपनी पर्सनल एथलेटिक जर्नी के स्टार्ट करने के बारे में बताएं, और कैसे एथलेटिक्स आपकी ज़िंदगी में आया, इसके बारे में थोड़ा शुरू से हमें बताएं। शुरू से स्पोर्ट्स का तो मुझे शुरू से ही शौक था। ठीक है, मैं स्कूल लेवल पे खेलता था। मैं 8th क्लास में जब स्टडी कर रहा था, तो मैं स्कूल लेवल पे मुझे गेम का बड़ा शौक था। अच्छा जी। शुरू से ही, या स्कूल के जो हमारे PTA होते थे वो भी पार्टिसिपेट कराते थे। हर गेम में पार्टिसिपेट करने का था, चाहे क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, लॉन्ग जंप हो, फुटबॉल, मतलब एवरीथिंग। तो स्पोर्ट्स का तो मुझे शुरू से ही शौक था। तो वहाँ से स्पोर्ट्स का शौक, देखो स्कूल लेवल तो एक लेवल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ऊपर लेवल पे जाना है तो स्कूल से बाहर निकल करके स्टेडियम वगैरह देखना होगा, बिल्कुल, किसी अच्छे कोचेस के पास जाना होगा, जिससे कि आपको वो अच्छे से गाइड कर सके जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली में डिस्कस किया ये सब कि मुझे स्टेडियम में जाना है, और आप मेरा किसी कोच के अंडर एडमिशन कराइए, डाल दो जी। तो घर वालों ने कहा ठीक है। पंकज सर, क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने ये डिसीजन लिया? मेरी एज आप ये देख लो, 8th-9th क्लास में क्या एज होती है बच्चे की? ठीक है, 13-14 साल। हाँ, तो वेरी गुड। ये एज थी मेरी उस टाइम जब तब
मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि जब मैं स्कूल लेवल पे था तो स्कूल लेवल पे मैं छोटे छोटे गेम होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें मेरी पोजीशंस वगैरह आती थी। वेरी गुड। ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट ही होता था, फर्स्ट सेकंड। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं टीवी पे भी बहुत देखता था। वेरी गुड। उस टाइम दूरदर्शन चैनल चलता था, हाँ जी, एक आता था डीडी स्पोर्ट्स आता था, राइट। उस पे एथलेटिक्स वगैरह चलता था। तो एथलेटिक्स में या क्रिकेट वगैरह, तो मैं क्रिकेट भी बहुत खेलता था। अरे वैसे शुरू में मुझे क्रिकेट का ज़्यादा शौक था अरे कि मैं क्रिकेट वगैरह खेलूँ। वेरी गुड। अब जब हम स्टडी वगैरह कर रहे थे तो घर वाले भी, फैमिली मना करती थी, फैमिली अलाउ नहीं करती थी, कहते नहीं क्रिकेट और स्पोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा वो नहीं, अपनी स्टडी पे फोकस करो, खेल में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल। ठीक है, बट आज के टाइम पे देखोगे तो गेम कितनी बड़ी चीज़ हो चुकी है। राइट। तो उसके बाद से फिर मैंने फैमिली में बात करी, फैमिली ने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो मुझे एक दो स्टेडियम का पता लगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया, छत्रसाल स्टेडियम हो गया, वेरी गुड। तो इन्हीं दो का मुझे पता था। तो मेरी सोसाइटी में एक लड़का था, अच्छा। जो क्रिकेट खेलता था, वो बताता था कि मैं एयरलाइंस में हूँ, ओके। स्पोर्ट्स कोटे से अरे क्रिकेट में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये अच्छा है कि जॉब भी है, खेल के थ्रू जॉब भी मिल सकती जॉब है। भी है और वो अभी खेल भी रहे हैं और सर्विसेज भी कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने कहा यही सबसे बेस्ट है। Very स्टडी में इतना मन नहीं लगता था, नहीं ठीक है, ये absolutely स्टडी करता था, ठीक है, इतना मन नहीं लगता था गेम में ज़्यादा। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिंक है, आप मेरे साथ चलना, तो मैं आपको करके ले चलूँगा। तो अब हमें ये भी नहीं पता था कि कोचिंग शाम को होती है, सुबह होती है, या किस टाइम होती है। अच्छा जी। हम तो दोपहर में निकल गए स्टेडियम। हाँ, कोई 11 बजे या 12 बजे, अच्छा। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हम निकल गए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए। उस टाइम अब दोपहर में तो कोई कोचेज नहीं होंगे, कोचेज जो होते हैं सुबह शाम होते हैं। राइट। तो वहाँ पे जाकर के पता लगता है। उस टाइम क्या है कि 2007-8 में स्टेडियम में काम चल रहा था, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे। तो वहाँ पे कुछ था नहीं कोई, मतलब जो भी थे वहाँ पे वर्कर वगैरह थे, और वो ऑफिस वगैरह का तो मैंने काफ़ी सर्च किया, वहाँ पे नहीं पता लग रहा था कहाँ पे ऑफिस वगैरह है, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ फर्स्ट टाइम था। बिल्कुल। तो मैं गया, जा करके मैंने देखा, मैंने पूछा भी वहाँ सभी से, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे एथलेटिक्स वगैरह नहीं होती है, पहले होती थी। अच्छा। तो पहले होती थी, मैंने कहा जो कोचेस वगैरह हैं उनसे कोई कांटेक्ट हो जाए या जो भी है, तो उनको नहीं पता होता था क्योंकि वो खुद वहाँ पे वर्किंग थे। राइट। तो फिर वहाँ से तो टोटली निराश हुआ मैं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ किसी से अभी। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उसने हमें कहा कि जो मेरे साथ लड़का गया था, मैंने कहा भैया यहाँ पे तो बात नहीं बनी है। कह रहे कोई नहीं, आप एक काम करो, मैं अभी जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, अटेंडेंस वगैरह लगा करके आता हूँ, आप वेट कर लो। तो वहाँ पे 2-3 घंटे बैठे रहे किसी पार्क में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, वो आएंगे, उनके साथ जाएंगे, आज कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेके जाएंगे भाई, क्योंकि गेम करना है। गेम का। तो उसके बाद हम छत्रसाल स्टेडियम गए। अच्छा। छत्रसाल स्टेडियम में गए, वहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं पता लगा, क्योंकि अंदर एंट्री वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो वहाँ पे गार्ड वगैरह से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस टाइम कोचेस तो शाम को आते हैं, 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं। ऑलमोस्ट कोचिंग टाइमिंग जो होती है शाम को 4:30-5 o'clock की कोचेस आते हैं। राइट। तो हम 2 बजे 2:30 बजे पहुंच गए थे, वहाँ से भी कुछ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, नहीं मिल पाई करके फिर ऐसे ही निराश होकर के घर आ गए। घर आकर के बड़ा अपसेट हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं पता लगा, और मुझे बड़ा शौक है गेम खेलने का, क्योंकि मैं टीवी पे देखता रहता था। मैंने कहा मैंने भी भागना है, मैंने भी मेडल वेडल लाना है करके। तो उसके बाद मेरी सोसाइटी में एक लड़का था, क्रिकेट खेलता था। अच्छा जी। तो वो क्रिकेट खेलता था यहाँ पे जो तायरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है डीडीए का। अच्छा। तो उसमें प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वहाँ पे एथलेटिक्स नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट तो है। ओके। तो अब एथलेटिक्स का तो कोई जरिया मिला नहीं, मैंने एक काम करता हूँ, चलो क्रिकेट में एडमिशन है, कुछ तो खेला। हाँ, कुछ तो खेले। तो शौक भी था क्रिकेट का। तो उसके बाद मम्मी उनसे मिली, मम्मी ने बात करी कि बेटा आप ऐसे ऐसे जाते हो मेरे बच्चे को करके, आप थोड़ा देखो। तो उसने वहाँ पे जाके बात करी, तो उसने यही बोला था वहाँ पे एथलेटिक्स वगैरह, रनिंग का नहीं, क्योंकि रनिंग तो मुझे, देखो एथलेटिक्स तो मैं आप बोलता हूँ क्योंकि मैं एथलेटिक्स कोच हूँ, जानते हैं। राइट। ठीक है। राइट। पहले तो मैं रनिंग बोलता था, अब रनिंग में ये भी नहीं पता था कौन कौन से इवेंट होते हैं। राइट। भाई ये पता होता था भागना है, चाहे कोई सी भी रेस हो, चाहे कोई सी भी रेस हो, उसमें उसी में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो 5000 हो या 100 मीटर हो, सही बात है, भगना है। बिल्कुल। तो उसने पता किया, तो वहाँ पे भी नहीं था एथलेटिक्स का, लेकिन उसने वहाँ के थ्रू
स्टेडियम में जो स्टाफ होता है, जो ऑफिस होता है, वहाँ के थ्रू वहाँ पे पता किया था कि एथलेटिक्स कोचिंग वगैरह कहाँ पे होती है। तब वहाँ से पता लगा था कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोचिंग कराते हैं, जो कि तेजवीर सिंह है। वेरी गुड। जो तेजवीर सिंह एथलेटिक्स कोच है, तो वहाँ से मुझे पता लगा। फिर डेट कोई ऐसी थी, 21 और 22 तारीख थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, पता करते हैं। वहाँ से वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले आया था मेरे लिए। तो मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन करा तो सर से मेरी बात हुई, तेजवीर सर से मेरे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एडमिशन 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, अभी तो क्लोज हो गए हैं। अच्छा। तो एक प्रोटोकॉल होता है, 1 से 10 तक एडमिशन होते हैं। अच्छा जी। तो बट मेरे लिए वो वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा क्यों, अभी क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मुझे तो कुछ करना है। बिल्कुल। शुरू से ये था। कह रहे नहीं, अभी नहीं हो सकता, आप 1 तारीख को आइए। अब वो 21 तारीख से 1 तारीख आने के लिए मैं सुबह शाम नहीं रख रहा, वेट कर रहा हूँ कि भाई कब 1 तारीख आए। बिल्कुल। तो आई 1 तारीख 1 तारीख आने के बाद फिर मैं रेडी होकर के बैठ गया। सुबह उठा, सुबह अर्ली उठ करके मैं अपना सारे जूते वूते साफ़ किए, धो लिए सारी चीज़ें, और अपने लोअर टी शर्ट वगैरह अब रेडी करके 12 बजे 1 बजे में रेडी हो गया। मैंने कहा स्टेडियम चलते हैं पापा। पापा कहने लगे नहीं, वो सर से बात हुई थी ना, वो कह रहे थे कि आप शाम को 4 o'clock के आसपास आना। मैंने कहा पापा लेकिन अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, अभी चलते हैं, जाकर के देखेंगे, बैठेंगे, आ जाएंगे जब तक। तो हम लोग चले गए 4 o'clock के आसपास। तो वहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमारे उस टाइम कोचेस नहीं आए थे। उस टाइम एक सीनियर एथलीट थे, तो वो सीनियर एथलीट वगैरह ट्रेनिंग कर रहे थे। हडल ट्रेनिंग हो गई, कोई कंटिन्यू कर रहा है, कोई रेपिटेशन वर्क कर रहा है। उनको देख करके बड़ा वो लगा, जोश है, हाँ ये तो बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची हडल कूद रहे हैं, ये कैसे करके। तो मैंने उनसे जाकर के बात करी, जो सीनियर एथलीट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन्होंने कहा मैं कोच नहीं हूँ, अभी कोच आने वाले हैं, आप वेट कर लो। अच्छा। तो फिर ठीक है, हमने वेट किया, कोचेस आते हैं। तो आकर के मैंने बात करी, तो मैंने सर ऐसा ऐसा, तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम मुझसे पूछा कि आप कुछ पहले खेले हो? तो मैंने कहा हाँ मैं खेला हूँ। तो अब खेला हूँ तो वही खेला हूँ ना, गली मोहल्ले में खेले जो। और सही बात है कि लोकल एरिया की जाओ, उस वॉल को टच करके आओ, जो सबसे पहले आएगा ये। फिर थोड़ा बहुत स्कूल में थे तो जोन खेल लिए, अब जोन में जो भी इवेंट पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये बता दिया मैं ये खेला हूँ। उस टाइम मैं एनसीसी भी कर रहा था, मैंने बताया मैं एनसीसी करता हूँ। उस टाइम तो एनसीसी काफी चलता था। हाँ, तो सर ने कहा ये देखो एनसीसी अलग है, स्पोर्ट्स अलग है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे 1 महीने का समय दिया। उन्होंने कहा आप 1 महीना ट्रेनिंग करो, अगर मुझे आपके अंदर कुछ लगेगा, पोटेंशियल लगेगा, हाँ आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे लिए 1 महीना बड़ा वो था, क्रूशल था। ठीक है, तो मैंने देखा जो ग्रुप में हमारे जो बच्चे हैं, जो मेरे साथ के एथलीट थे, जो बेस्ट था मेरा, तो मैंने देखा कि ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने सबसे पूछा उनसे, मैंने कहा आप कितने टाइम से हो? कोई कह रहा मैं 6 महीने से, कोई कह रहा मैं 8 महीने से हूँ, कोई कह रहा मैं 1 साल से हूँ। मैंने एक टारगेट बनाया, मैंने एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन्हीं को बीट करता हूँ, क्योंकि जो 1 साल से हैं, मुझे 1 महीना मिला है, तो अगर मैं इनको 6 महीने 1 साल वालों को बीट कर दूंगा ट्रेनिंग के अंदर, बिल्कुल, तो सीधी सी बात है कोच को मौका मिल जाएगा आगे के लिए। तो मैंने करना स्टार्ट किया। अगर नंबर ऑफ 5 रेपिटेशन होते थे, मैं उसमें 3 में अपना पूरा एफर्ट डाल देता था, लास्ट में जो मर्जी हो। अरे वाह। तो सर को देखा, हाँ बच्चा ड्राइंग हार्ड वर्किंग है, कर रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहो। फिर वहाँ से मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने सारा करना स्टार्ट किया, मेहनत वगैरह अपनी। तो फर्स्ट टाइम मेरा उस टाइम जब मुझे 2-3 महीने हुए थे प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं इंटर जोन खेला था। अच्छा। ऑलमोस्ट 2-3 महीने की प्रैक्टिस में मैं जोन वगैरह खेल करके इंटर जोन खेला। तो इंटर जोन में तो मैं सबसे पीछे 400 मीटर में, अरे 400 मीटर हो रही, 400 मीटर मैंने पार्टिसिपेट किया सबसे पीछे। मैंने उस टाइम रेस लगाई थी 1 मिनट की। अच्छा, 400 मीटर 1 मिनट में 59 1 मिनट में रेस लगाई थी। और उसमें इतनी वोमिटिंग क्योंकि प्रैक्टिस थी नहीं। अच्छा। अब प्रैक्टिस नहीं होती तो सीधी सी बात है, इतना बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा सारा। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने एक टारगेट लिया, मैंने कहा यहाँ पे जो फर्स्ट गई है पोजीशन, उसका क्या टाइम है? 52-53 सेकंड में गई है। सन 2008 में इंटर जोन में तो 51-52 की रेस जाती थी। अच्छा। तो 400 मीटर
तो उसको हम दिल्ली उस टाइम, अब तो दिल्ली स्टेट स्कूल गेम बोलते हैं, उस टाइम इंटर जोन बोलते थे। अच्छा तो मेडल आ जाता था, तो जो फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट पोजीशन होता था उसको नेशनल खेलने जाता था। अरे वाह। तो मैंने कहा नेशनल जाना है और एक साल अब ढंग से तैयारी करता हूँ। अब जो हुआ हुआ, टारगेट भी मिल गया, 52 की लगाई है बच्चे ने, और ये इसको नेशनल जा रहा है, तो मैं भी अगले साल तैयारी कर गया। वेरी नाइस। तो मैंने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी, जो कोच ने बता दिया मैंने वो किया। क्या बात है। ठीक है, तो कोच ने मुझे तैयार किया, तो मैंने सोचा अब आते हैं इंटर जोन नेक्स्ट ईयर। इंटर जोन आते हैं, रेस स्टार्ट होती है, मैं फर्स्ट आ जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मैं फर्स्ट आ जाता हूँ, टाइमिंग मेरी वही होती है 52 सेकंड। क्या बात है, तो जबरदस्त। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, उसको नेशनल के लिए एक मौका मिल गया। सही बात। हम उसको नेशनल गए तो वहां से और फिर आगे रास्ता भी खुलता रहा और कॉन्फिडेंस भी आ गया। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नेशनल में ऐसे होता है। तो नेशनल खेले तो नेशनल में पता लगा कि नेशनल में ये टाइमिंग जाती है। मैंने कहा इस टाइमिंग के लिए तैयारी करनी है। तो क्या है कि आप फिर जितना आगे बढ़ते रहे, लेवल बढ़ते रहेंगे, टाइमिंग आपको वैसे बीट वैसे करते आगे पता लगता रहा कि किस तरीके से क्या है। बहुत बढ़िया। तो फिर आगे तैयारी करते रहे, तैयारी के साथ साथ फिर तो मैं पीछे नहीं रुका, फिर तो मैं कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। फिर मैंने स्कूल नेशनल हो, अपना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो, जूनियर नेशनल हो, सीनियर नेशनल, मैं तो सभी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और वो भी बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ। वेरी नाइस। ठीक है पंकज सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी इससे काफ़ी क्लैरिटी है आपका अपना करियर कैसे स्टार्ट हुआ एज अ एथलीट। अभी आपने इस कॉन्वर्जेशन में पहले बात करी कुछ स्पोर्ट्स कोटे की, तो क्योंकि आपका खुद का इतना लंबा करियर रहा है एज अ एथलीट, आपको कभी स्पोर्ट्स कोटे से जॉब नहीं मिली या कोई जॉब मिली है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। नहीं, स्पोर्ट्स कोटे से तो देखो, सन मैं ऑल इंडिया खेल के आया था 2013 में। ओके। जब मैं ऑल इंडिया खेल के आया था तब हमारे यहाँ जैसे दिल्ली कैंट में भर्तियां निकलती है, अच्छा। स्पोर्ट्स कोटे की निकलती है, ओके। ओपन ही ट्रायल होते हैं। अच्छा तो उसमें मेनली आपका स्टेट में मेडल और नेशनल में पार्टिसिपेशन मांगते हैं। अच्छा जी। तो मैं गया था भर्ती के लिए, तो मैंने ट्रायल वगैरह दिया, हो गया था ऑलमोस्ट। अरे वाह। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारा सबसे पहले मैंने 800 मीटर का ट्रायल दिया था। तो हमारा फिजिकल वो ट्रायल होता है, ट्रायल देने के बाद फिर बेसिक अगले नेक्स्ट डे फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिर उसके नेक्स्ट डे डॉक्टरी वगैरह होती है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गई थी। हाँ, तो क्लियर होने के बाद फिर ठीक है, मौका मिला सर्विसेज में। मैंने कहा चलो आप सर्विसेज से खेलेंगे। अरे वाह, तो यानी आप कह रहे हो कि आपको आर्मी में जॉब मिली स्पोर्ट्स कोटे से? क्या बात है, वेरी नाइस। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है डिपार्टमेंट से खेलेंगे। डिपार्टमेंट में जब मैं नेशनल में या मैं किसी बाहर जाता हूँ नेशनल में, तो वहाँ पे पता लगता है ये इस डिपार्टमेंट का, क्योंकि वहाँ पे जब पार्टिसिपेशन जो लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है ये रेलवे से, सर्विस, आर्मी से, तो उसमें पार्टिसिपेशन होता है कि कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी नाइस। तो मैंने कहा मेरे पे भी लिखा है सर्विसेज आर्मी या पुलिस जो भी है। वेरी नाइस। तो मैंने कहा ठीक है तैयारी करते हैं। तो शुरुआती में तो थोड़ा सा आपको पता ही है, आर्मी में अगर आप जा रहे हो तो ऐसे नहीं है कि जाते ही आपको ट्रेनिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब गया तो अब वो घर वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अपना होम ग्राउंड, अपना कोचिज, अपनी फैमिली, सारी चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ पे 3-4 दिन ही रहा था। मैंने ज़्यादा लंबी सर्विस करी नहीं, 3-4 दिन ही रहा। 3-4 दिन में मैं रहा तो मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि एक बैरिंग में फोल्डिंग वगैरह पड़े हुए हैं सब उसी पे इस तरीके से। तो मैंने रात में 12 या 1 बज रहे होंगे, रात को मैंने पापा को कॉल करी। मैंने पापा ऐसे ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा, और या तो आप सुबह आ जाओ या तो फिर मैं भाग चल जाऊँगा करके। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करना, हम आएंगे सुबह बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो पापा आए थे, पापा ने कह रही बात करके ऐसे ऐसे भाई करके। उस टाइम क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे कुछ जमा हो जाते हैं, कुछ जमा हो गए उस टाइम के लिए, उसके बाद वो रिटर्न हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने पापा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, हम चलते हैं। फिर हमने वहाँ पे अपना जो भी था सारा रिजाइन वगैरह करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके तो वहाँ से लीव कर दिया था। अरे तो आपने आर्मी की जॉब 2-4 दिन के अंदर ही छोड़ दी? हाँ, मैंने कहा नहीं, फिर क्या था कि मैंने कुछ ऐसा देखेंगे कि ऐसा ना रहना पड़े कि, क्योंकि घर वालों को ये दिखता था आर्मी, उस टाइम ये लगता था अरे बहुत बड़ी बात होगी आर्मी में जॉब लगी। तो ये है। तो वो सब कुछ लीव हो गया। फिर मैंने कहा आगे वो
ऊपर लेवल पे तैयारी करेंगे। फिर मैंने आगे तैयारी भी करी। अच्छा। तो मेरे टाइमिंग वगैरह भी काफ़ी बेटर हुई। 150 to 153 की 800 लगाने लगा था, 49 सेकंड 400 लगाने लगा था। मैंने थोड़ी सी तैयारी करता हूँ, 157 148 के आसपास अगर मैं आता हूँ तो मैं अच्छा डिपार्टमेंट। ओके, तो आप कह रहे हो कि आप अपनी टाइमिंग बेटर करके गवर्नमेंट जॉब में ही किसी और सर्विसेज में जाने की, किसी और डिपार्टमेंट से सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने स्टार्ट भी किया था। स्टार्ट किया था तो मैंने 150 to 153 मैंने 800 मीटर बेस्ट लगाया हुआ है अपना। अरे वाह। उसके बाद मैंने जब तैयारी करी, मैंने टारगेट लिया, मैंने अब थोड़ा ट्राई करता हूँ 147 148, क्योंकि उस टाइम इंडिया रिकॉर्ड ही था 145। अरे वाह, अपने श्री राम साहब का। अच्छा, अरे वाह। हाँ, अब तो यार टूट गया है, अब तो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अच्छा। जो तो कि फिर उसके बाद अब एक प्लेयर की लाइफ में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो सबसे जिसको हम डेंजर बोल सकते हैं, होती है इंजरी। बिल्कुल सही बात। वो एक प्लेयर को ना यहाँ से यहाँ, क्योंकि एक प्लेयर ऐसे आता है धीरे धीरे, लेकिन वो जो ऐसे गिरता है ना, बहुत स्लोली जाता है, लेकिन इंजरी हुई तो आप जब फटाक से नीचे आके गिरते हो। तो वो जब इंजरी जब हुई। अच्छा, आपको इंजरी हो गई इस दौरान? तो ऑफ सीजन चल रहा था मेरा, ऑफ सीजन करते करते, क्योंकि लोड अच्छा था, वर्कलोड अच्छा था, तो इंजरी स्टार्ट हुई। तो इंजरी में जब पता लगा तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया। मैंने कहा चलो इसको ठीक करते हैं, फिजियोथेरेपी पे भी दिखाया। हफ्ता लगा, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया। करते करते ऐसे 3 महीने 6 महीने निकल गए। अच्छा, इंजरी ठीक करते करते रिहैब में। अच्छा, फिर इतना टाइम हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी सारा का सारा जो मैंने प्रैक्टिस करी वो भी सब खराब हो गई। फिर कहते हैं ना कि एक इंजरी पार्ट ऐसी होती है कि एक प्लेयर को बिल्कुल डाउन ले आती है, बिल्कुल बहुत तेजी से डाउन ले आती है। तो वहीं से फिर मैंने थोड़ा मूड बना लिया था। मैंने कहा अब नहीं करना है गेम करके, थोड़ा सा कोचिंग लाइन में आनी है, थोड़ा सा जो हम नहीं कर पाए वो बच्चों को कराना है। अच्छा, करके तो 2015 में मैंने 2015 अक्टूबर लास्ट में ओपन नेशनल खेला था। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद मैंने फिर वो लीव कर दिया था। देन आप कोचिंग में आ गए। परफॉर्मेंस फिर थोड़ा, क्योंकि इंजरी के बाद बिल्कुल वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, और जितना गैप होता रहेगा आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से लीव कर दिया था। मैंने कहा ट्रेनिंग में आते हैं थोड़ा सा, जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं जिस लेवल पे मैं नहीं कर पाया उस लेवल पे मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। वेरी नाइस। और अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करूँगा। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, पंकज सर, ये बताइए कि आज आप 10 साल से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके करियर में आई एम श्योर आपके कोच का बड़ा हाथ रहा होगा। जैसे आपने बताया, तेजवीर सर काफ़ी रिनाउंड कोच थे हमारे दिल्ली के, जब आपने शुरू करा है, राइट? तो आप अपनी कोचिंग के बारे में बताइए, अपने कोच के बारे में बताइए कि आपने किस किस के अंडर ट्रेन करा है, और आपका कोच के प्रति आपका क्या नज़रिया रहा है, आपका टोटल एक्सपीरियंस स्पेशली अपने कोचेस के तरफ कैसा रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरे कोच ने तो मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा जी। ठीक है, वो चाहे गेम में हो या कोचिंग लाइन में हो। अच्छा। ठीक है, या अभी जैसे मैं क्रिकेट टीम के साथ भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। दिल्ली क्रिकेट टीम के साथ। अच्छा जी। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। ओके। तो वहाँ पे भी मुझे मेरे कोच ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा जी। क्या कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। ओके। कि किस तरीके से क्या कराना होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, कोर्सेज क्या होते हैं। राइट। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आपने अपने पूरे स्पोर्टिंग करियर में जब आप खेल रहे थे एज अ प्लेयर, तो आपने कितने कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करी, और कितने कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करी? कोचेस तो मेरे एक ही रहे हैं। कोच एक ही रहे हैं? कोच एक ही रहे हैं, तेजवीर सिंह। अरे वाह। उससे अलग मैंने कब उनके बारे में बताइए कि उन्होंने आपको थ्रू आउट आपका उनके प्रति आपका रवैया, आपको उनको लेके आपकी क्या आज अगर मैं आपसे पूछूं तेजवीर सर को, अगर आप एक बार में बताना चाहें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और आप कितने थैंकफुल हैं, तो इस बात को कैसे कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं कोचिंग लाइन में हुई हूँ तो सिर्फ मेरे तेजवीर सिंह की वजह से हूँ। आज मैं उन्हीं के साथ हूँ तो मैं आज कोचिंग करा रहा हूँ। वेरी नहीं नाइस। तो क्या बात सी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। पंकज सर, ये बताइए कि आपके जो कोच हैं, जैसे जिनके बारे में आपने बोला तेजवीर सर, आपने बोला आपने उन्हीं के अंदर ट्रेनिंग करी है, बट अगर कोई यंग एथलीट आज ट्रेनिंग करता है, तो क्या ये प्रेफरेंस है कि वो किसी एक ही कोच के अंडर ट्रेनिंग करे, या किसी एक अच्छे एथलीट के भी मल्टीपल ट्रेनर्स हो सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या वजह होती है जब एक कोच से दूसरे कोच के पास जाते हैं नॉर्मली प्लेयर? देखो, आज के टाइम पे क्या है, मैं सबसे पहले एक एथलीट को बोलूँगा, अगर कोई प्रैक्टिस के लिए जा रहा है तो सबसे पहले आप कोच के बारे में देखो कि कोच की क्या जर्नी रही है, कोच ने
क्या क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है किसी को। अगर कोई कोच खुद प्रैक्टिकल रहा है, बिल्कुल, खुद उस कोच ने प्रैक्टिकल होकर के गेम के अंदर वो पेन लिया है, तो सामने वाले को अच्छे से गाइड कर पाएगा, बता पाएगा कि किस तरीके से क्या है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि विश्वास। उसके बाद आप कोच पे विश्वास करो। आप कोच आपके साथ मेहनत कर रहा है, कोच आपको स्टेट चैंपियन से नेशनल प्लेयर अगर बना रहा है, तो अगर वो आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है तो आपको यहाँ से भी ऊपर ले जाने का दम रखता है। बिल्कुल, समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चे एक टाइम पे क्या होता है कि ठीक है, जब वो कुछ नहीं होते उनको कोच उनके साथ मेहनत करता है, स्टेट चैंपियन बनते हैं, फिर नेशनल प्लेयर बनते हैं। जब कोच उनको आगे के लिए तैयारी कराता है तो उनको क्या है कि फिर और बेटर ऑप्शन मिलते हैं। लाइक जब वो नेशनल में जाते हैं, टच में आते हैं, तो एक क्योंकि होता है ना कि एक बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सेक्शन आ जाता है, ग्रुप में जुड़ते हैं, तो उनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये है, वो है, वगैरह वगैरह। ये बहुत कॉमन है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चे वहां से ना जो डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्ट होने के बाद वो उस टाइम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या हमारे कोच हमें कहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, हमारे कोच कहाँ से हमें यहाँ तक लेके आए हैं। तो उस टाइम वो डिसीजन ले लेते हैं जो कि नहीं उनको ऐसे लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई कोच आपको खुद ही ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, मेरा यहीं तक था, मैं आपको यहाँ तक करा चुका हूँ, अब आपको यहाँ से ऊपर जाने के लिए अब आप यहाँ पे जा सकते हो, वेरी गुड, वो बात अलग है। ठीक है, ये एक मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे कोच खुद कहता है कि अब इससे नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बेटर फैसिलिटीज में, आई थिंक कोचिंग तो किसी में कमी नहीं है। अगर कोच किसी बच्चे पे हाथ रख दे तो आई थिंक बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है, बट मे बी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट की वजह से कोच कहे कि आप किसी बेहतर जगह जाकर ट्रेन करें। अब यहाँ मेरी तरफ से आपका यहाँ तक का सफर कंप्लीट है। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच पंकज सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिछले 10 साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हो और आपने खुद भी उससे पहले काफी गेम खेला हुआ है, तो आपके टोटल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आज से 10-15 साल पहले जो बच्चे ज्यादा अच्छे होते थे या आज ज्यादा बेहतर हैं बच्चे इन टर्म्स ऑफ, अब मैं उसको 2-3 फैक्टर्स में बात करता हूँ कि अगर इन फैक्टर्स पे आपको क्या लगता है 10 साल पहले के बच्चों में आज के बच्चों में क्या फर्क है? अगर मैं एक फैक्टर बोलूँ नॉलेज के बारे में आप क्या बोलेंगे? 10 साल पहले क्या कैसा था एनवायरनमेंट और आज कैसा है, अगर बात नॉलेज की करें तो? देखो, अगर बात कर इसमें दो चीजें आ जाती हैं। बच्चे कैसे थे, बच्चे आज भी बहुत हार्ड वर्किंग है, पहले भी थे, बट थोड़ा सा क्या है कि नॉलेज ये चीजें आ चुकी हैं कि पहले हमारे जो गुरु होते थे वही यूट्यूब है, बिल्कुल, वही इंस्टाग्राम है, वही फेसबुक है, बिल्कुल, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते थे। बिल्कुल। अब क्या है कि यूट्यूब आ चुका है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जिसको हम कोच बोलते हैं, ठीक है, यूट्यूब एक कोच हो चुका है। उस पर आजकल के बच्चे क्या है कि कोच पे कम विश्वास करते हैं, उसके अंदर जाके सर्च करते हैं। सब ऐसे हैं कि ये सर्च कर लेंगे कि यूसेन बोल्ट का वर्कआउट क्या है, ठीक है। अब यूसेन बोल्ट का वर्कआउट तो देख लिया, बट उसको ये नहीं देख रहे उसका जो टाइम पीरियड रहा है, उसने क्या हार्ड वर्क किया है, उसकी जो डाइट है, सारी चीजें, ठीक है। उनका अपना अलग मसाजर होता है, उनका अपना फिजियो होता है, उनकी अपनी डाइट होती है, उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, उनकी अपनी एक जो लंबे टाइम से इतने टाइम से अपने आप को तैयार करते हुए आ रहे हैं, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ से बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे मतलब नॉलेज एंगल से कोच पे विश्वास करो। परफेक्ट। और अगर मैं यही क्वेश्चन डिसिप्लिन के एंगल से पूछूं, और आप इसको फेयरली बोल सकते हो, जो भी ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते थे उनमें और आज के बच्चों में क्या फर्क है? अगर मैं बात डिसिप्लिन की करूं, क्या ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले वाले बच्चे थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन थे या कम डिसिप्लिन है, आज के बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन है? दोनों में से कौन से आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन होते थे? मैंने बताया ना, डिसिप्लिन वही चीज हो गई ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कोच बोल देते थे, क्योंकि वो कोच क्या है कि आपको ना डिसिप्लिन में लेके चलता है, राइट, क्योंकि कोच डिसिप्लिन में अगर आपको लेकर के चल रहा है, क्योंकि देखो डिसिप्लिन एक बहुत टफ जोन है, बिल्कुल, कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, टफ जोन है। कहते हैं कि हमारे गुरु हमें ये कहते थे कि ये 4 साल 5 साल है आपके पास, या तो इसमें आप इंजॉय कर लो या इसमें आप रोके काट लो, ठीक है। अगर आप इसमें रोके काट लोगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करोगे, अगर अभी आप 4 साल 5 साल एंजॉय करोगे फिर पूरी लाइफ आप, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो सर, यही जो क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा डिसिप्लिन को लेके और नॉलेज को लेके, आपको क्या लगता है आज से 10-12 साल पहले बच्चे ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे कोचेस की? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, या फिर आज भी बच्चे कोचेस की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं या फिर थोड़ा फर्क है? रिस्पेक्ट आज भी करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, नहीं करते हैं। और पहले तो देखो, पहले तो रिस्पेक्ट पहले भी थी, रिस्पेक्ट आज भी है,
बस थोड़ा सा क्या है कि हम जब ट्रेनिंग करते थे तो हम अपने कोच से ना डरते थे, तो उसको रेस्पेक्ट लगा लो या वो जो बोल देते थे उनकी बातों पे बिल्कुल फॉलो करके चलना। तो आज थोड़ा सा बच्चे हैं थोड़ा सा ग्रुप में या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या थोड़ा उनको इस चीज़ों को सब अब क्या है कि समझाना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को समझाते भी हैं क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम बच्चों को गाइड भी करना बहुत ज़रूरी है। राइट, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। अब मुझे सर ये बताइए कि अगर मैं एज अ कोच बात करूं, तो जब आप किसी बच्चे को ट्रेन करते हो, कोई भी एथलीट को ट्रेन करते हो, तो आप अगर कोई बच्चे को आपका फेवरेट बच्चा बनना है, तो उसमें ऐसी कौन सी 2 क्वालिटी आप देखते हो जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी होती है तो आपको लगता है इस पे मेरे को जान लगानी है? क्या वो 2 क्वालिटीज होती हैं बच्चे में? देखो, मैंने वही बात बताई ना अभी आपको कि हम बच्चों को एक डिसिप्लिन में लेके जाते हैं। अगर बच्चा उस डिसिप्लिन में जा रहा है, सबसे पहले जब हम अगर कोई बिगिनर बच्चा आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका टैलेंट कैसा है। राइट, उसके अंदर देखते हैं उसके एक नेचुरल स्किल है कि नहीं। क्या है कि कोच बहुत जल्दी जज कर लेता है बच्चे को, ट्रेनिंग के अंदर देख लेता है कि बिल्कुल वो सही बात है क्या कर सकते कि इसमें वो एक्स फैक्टर या फिर मुझे चाहिए होता है इस गेम के लिए, वो है कि नहीं है। अब कोच डिस्कस करता है बच्चे से कि बेटा आपके अंदर ये है और आप बेटर कर सकते हो अगर आप ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में फॉलो करके चलो, और आप अपना एक टारगेट बनाओ। सबसे पहले दूसरी चीज क्या है कि बच्चे को भी एक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। कि देखो, एक कोच के टारगेट लेने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही था। पता लगे कोच टारगेट ले रहा है, बच्चे उस टारगेट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको एक टारगेट बता दो, ये टारगेट है, आप इस टारगेट को हिट करने के लिए आप इस पे काम करो, क्योंकि आपके साथ कोच काम कर रहा है, तो आपको भी काम करने के लिए उस चीज के लिए आपको भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। राइट, तो ही बच्चे उस चीज को कर पाते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर बात डिसिप्लिन की करें, क्योंकि मैं ज़्यादा डिसिप्लिन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशली एथलेटिक्स में, वैसे तो सभी स्पोर्ट्स में चलता है, बट एथलेटिक्स का डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का होता है। सुबह सबसे जल्दी उठना पड़ता है एक एथलेटिक्स के बच्चे को, और शाम को भी लगभग दोनों टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है एथलेटिक्स में बच्चों को, अगर किसी भी लेवल पे खेलना है। तो आज से पहले जब आप एक प्लेयर थे और किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग करते थे, तो आपको क्या लगता है तब डिसिप्लिन करना बच्चों को ज़्यादा आसान था, या आज थोड़ा मुश्किल है उनको डिसिप्लिन में लाना, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है सर बच्चों के पास? तब क्या है कि फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। राइट, अब क्या है कि इंस्टाग्राम ले लो, आप एक बार स्क्रॉल करो, आप उसमें ऐसे घुस जाओगे, फिर लूप में फंस जाते हैं, चलते चले जाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब पहले क्या था कि कोच हमारे ट्रेनिंग कराते थे, क्योंकि इतना थक जाते थे, थकने के बाद इन सब चीजों की हिम्मत नहीं बचती थी। एक तो था नहीं, ऑप्शन भी नहीं था, इतने सब था नहीं, सोशल मीडिया इतना नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। राइट, तो अपना रेस्ट करना होता था, शाम के लिए अपना तैयार रहते थे कि शाम का आज ये सेशन है और बहुत अच्छे से करना है। और उसके लिए हमें पता होता था अगर हम रेस्ट करेंगे तभी हम शाम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, घूमेंगे और फोन में लगे रहेंगे, तो उस चीज को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। राइट, क्योंकि रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत बड़ी चीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो यही है सबसे बड़ी चीज। परफेक्ट। मुझे ये बताइए सर कि आपके इतने सारे बच्चे आपके अंडर ट्रेनिंग करते हैं और डेफिनेटली वो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो उनको, और ये बड़ा ही कम्पेटिटिव गेम है, डेली आई थिंक मेंटली बच्चों को डेली लूज करते हैं, डेली उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और आपको डेफिनेटली एज अ कोच, एज अ पेरेंट काम करना पड़ता है। तो आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो जब कोई बच्चा आपको डाउन जाता दिखता है? क्या आपकी अप्रोच होती है अपने बच्चे को ऊपर वापस मोटिवेट करने के लिए? देखो, हम क्या है कि मैं अपने बच्चों को क्या करता हूँ कि मेरा ना एक पूरे वीक का शेड्यूल है। अच्छा, अगर हम मंडे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 हमारा, अगर डे 1 मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो संडे हमारा एक दिन ऐसा होता है जिसमें रेस्ट डे होता है। अच्छा जी, तो उस दिन मैं अपने पूरे ग्रुप को बुलाता हूँ। ओके, उस दिन हमारी जो क्लास होती है सिर्फ यही होती है, हम उनको अच्छे से एजुकेट करें। परफेक्ट, हम उनको उस दिन बैठाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो हम सब कुछ उसमें उस टाइम हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। राइट, जो पहले प्लेयर रह चुके हैं उनकी जो अपनी एक जर्नी है, उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका टफ टाइम देखो। राइट, विदाउट फैसिलिटी नहीं होते उन्होंने किस लेवल पे काम किया। आज के टाइम पे तो सारी फैसिलिटी, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल। आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करके आप एग्जांपल बेटर दे पाते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या उनको मेंटली फिट करने के लिए, कि अगर वो हार भी रहे हैं तो वो कैसे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके लिए उनके पास लाइव एग्जाम्पल्स क्या है? किन के बारे में बात करके आप उनको ज्यादा मोटिवेट कर पाते हो? कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप भी जिनसे मोटिवेट होते हो?
देखो हर इवेंट में अलग अलग प्लेयर है। राइट अगर कोई 100-200 कर रहा है तो उसका प्लेयर अलग है, राइट उनकी अपना क्या जर्नी रही है। राइट अगर कोई एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के अंदर कोई अगर बिगिनर बच्चा है तो राइट क्रिकेट के अंदर भी ले लो, लाइक Example है। सचिन हो गए, सहवाग हो गए, अपने विराट। तो ये सब इनकी इनकी जर्नी देखोगे किस तरीके से इन्होंने फेलियर्स को भी हैंडल करा, फेलियर पास ईयर किस तरीके से इन्होंने फेलियर को किस तरीके से हैंडल किया। हैंडल करने के बाद इतना ऊपर लेवल पे आए। जी तो ये सारी चीज़ें उनको हम बताते हैं। अब अब मैं जब 800 करता था तो मेरे कोच साहब मुझे मेरे श्री राम साहब का एग्जाम्पल देते। तो जो श्री राम साहब थे वो 800 मीटर रनर थे। अच्छा जी। और वो 145 सेकंड की 800 भागते थे। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लेयर की जर्नी किस तरीके से होती है पंकज, कि भाई अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग आज के अंदर आपको आज के टाइम पे आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी। राइट फैसिलिटी के नाम पे अब जैसे अपने श्री राम साहब है 145 सेकंड की 800 लगाते थे। जी तो उस टाइम इंडिया के अंदर इतने सिंथेटिक अवेलेबल सिंथेटिक कोर्ट्स भी नहीं थे ठीक है, प्रैक्टिस करने के हाँ लिए। प्रैक्टिस के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। राइट ठीक है, तो उस टाइम अपने श्री राम साहब 800 मीटर जब भागे थे तो 1:45 की भागे थे जी। और मेरे ख्याल से 4th या 5th रहे थे अच्छा ओलंपिक के अंदर। अरे वाह। अगर उनको उस टाइम पे अच्छी फैसिलिटी पे ट्रेन अच्छी करके गए facility होते। मिल जाती और सिंथेटिक वगैरह हर चीज, तो सीधी सी बात है इंडिया Sure, आज 100%। ओलंपिक में हमारा एक मेडल भी होता। वेरी गुड वेरी गुड। तो आई थिंक जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैंने सही सुना है तो उन्होंने शायद इंडिया में सिंथेटिक कोर्ट की शुरुआत करने को लेके काफी कुछ किया है। हाँ, जब उनके ओलंपिक थोड़ा सा नजदीक आ रहे थे तो उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से बात भी करी थी कि भाई मुझे बाहर सिंथेटिक के लिए भेजा। तो उस टाइम क्या है कि इतनी सोर्स ऑफ इनकम ये सारी चीजें नहीं थी राइट जो एक प्लेयर को आगे प्रैक्टिस के लिए भेज सके। राइट अब आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें हैं। राइट ठीक है, आप पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले देख सकते हो, बहुत फर्क। पहले ओलंपिक में और आज के ओलंपिक में पहले हमारे जो एथलीट थे इतने पार्टिसिपेट नहीं करते थे, आज पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, राइट मेडल भी ला रहे हैं। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा इतना बड़ा एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। परफेक्ट परफेक्ट। मेरा अगला सवाल है स्पेशली मिस्टर मिल्खा सिंह जी के बारे में, लेट श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में। उनकी जो मूवी है, ये मेरा पर्सनल मानना और मैंने बहुत देखा है पिछले 8-10 साल में बहुत सारे बच्चे एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह मूवी देख के आए हैं। क्या ये सही है? क्या आप ये फील करते हैं? हाँ देखो, वो एक मोटिवेशन मूवी है, क्योंकि मोटिवेशन मूवी इसलिए होती है क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें देखने और सीखने को मिलता है। राइट अब मिल्खा सिंह की उस मूवी में मिल्खा सिंह की ट्रेनिंग को दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से उनका फैमिली से लेकर के और अपने ट्रेनिंग तक का, अपने ओलंपिक तक का किस तरीके से किस तरीके से उनका मुश्किल सफर रहा है, तो उन्होंने उसमें सारा शो किया है। तो उससे बच्चों को काफी मोटिवेट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, किस तरीके से हार्ड वर्क करते थे, किस तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से उनकी फैमिली अप डाउन। राइट तो ये सारी चीजें देख करके फिर बच्चे काफी मोटिवेट हुए और उस मूवी को देख करके तो काफी बच्चे ने एथलेटिक्स ज्वाइन किया है। दूसरा क्या है कि अभी जैसे हमारे एथलेटिक्स के अंदर पहले इतने मैं बता रहा हूँ ना कि इतने पार्टिसिपेशन नहीं होते थे ओलंपिक के अंदर, या इतने अपने मेडल वगैरह नहीं होते थे। अभी जैसे नीरज चोपड़ा का मैंने एक एग्जांपल दिया जो सबसे बड़ा एग्जांपल है बच्चों के लिए, सबसे बड़े मोटिवेट है कि एथलेटिक्स के अंदर हमारा कोई मेडल नहीं था। नीरज ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा ने जो किया फर्स्ट पोजीशन गोल्ड के साथ जो किया है, तो उससे ही बच्चों को काफी मोटिवेट हुए, तो उनसे भी काफी कुछ देखने सीखने को मिला है। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे बताइए सर, क्योंकि मैं आई एम श्योर ये मेरा पर्सनल फीलिंग, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, मैंने देखा है कि एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में, क्योंकि बहुत ही ग्रिलिंग स्पोर्ट है, स्पेशली एथलेटिक्स में मैंने देखा बहुत वेल ऑफ बच्चे नहीं आते हैं। बहुत अच्छे घरों से जो बच्चे होते हैं वो एथलेटिक्स में मैंने आते हुए नहीं देखे, और बहुत निम्न स्तरीय या मध्यम स्तरीय वर्ग के बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, ये मैंने एथलेटिक्स में आते हुए बहुत देखे हैं। तो आई एम श्योर आपकी ट्रेनिंग में आपके अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से ट्रेनिंग करने आते हैं। आप उनको कैसे सपोर्ट करते हो और आपका उनके प्रति कैसे ट्रेनिंग का रवैया रहता है? देखो, एथलेटिक्स के अंदर इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चे नहीं आते। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि मैं देखो ये हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कराता हूँ जी, तो यहाँ पे मैं खुद बच्चों को हमारा डीडीए बच्चों को सपोर्ट करता है कि आपके जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं उनको हम
EWS कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, तो उनको हम फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं। अरे वाह, हाँ, वेरी क्योंकि वो हमें ये बोला जाए, उनका हम ट्रायल लेते हैं, टैलेंटेड बच्चों को सर्च करते हैं। बिल्कुल, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं राइट, हम उन पे काम करते हैं और उनके टैलेंट को एक लेवल पे ले जा करके और नर्चर करके आप उसको करते हैं। राइट। तो क्या सर ये सही होगा कहना कि आपको जो आपके अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उनको आप थोड़ा एडिशनली सपोर्ट करते हो अदर देन योर नॉर्मल केपेबल ट्रेनीज? तो जो और करते हो सपोर्ट तो किस तरीके से सपोर्ट करते हो? क्या आपका उनके प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट यही होता है कि हम एकेडमी करते हैं, राइट, एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, सभी बच्चे होते हैं। लेकिन जो EWS वाले बच्चे होते हैं या जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन पे हम थोड़ा सा अपना अलग से भी टाइम देते हैं। राइट, ठीक है, हम जो अपना पर्सनल टाइम है उनको सारा देते हैं बच्चों को। लाइक ये लगा लो कि मैं जैसे बच्चों को बाहर भी लेके जाता हूँ। अच्छा, अपने स्टेडियम से अलग मैं दूसरे स्टेडियम में भी बच्चों को फैसिलिटी के लिए लेके जाता हूँ। ओके, वेरी क्योंकि वीक में उनको 2 दिन सिंथेटिक भी चाहिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो कंपटीशन होना होता है वो सिंथेटिक पे ही होता है, तो उनको वो भी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, तो उनको एक फिजियोथेरेपी भी चाहिए, बिल्कुल, जो कि हमने हमारे कुछ फिजियोथेरेपी हैं जिनसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है, जो कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेरी नाइस फैसिलिटी दी जाती है। ओके, तो वो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो उनकी डाइट को लेकर के कुछ फाइनेंशियली बच्चे हैं जो इतने वीक हैं, उनकी डाइट को लेकर के कुछ मेंबर्स हो गए, कुछ सपोर्टिव पर्सन हो गए, वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो वेरी गुड, ठीक है जी, थैंक यू। अब सर मुझे ये बताइए कि एथलेटिक्स में बच्चों को जो ट्रेनिंग करते हैं, आई एम श्योर वो बहुत ही, लगभग सारे स्पोर्ट्स में आपको पेन तो होता ही है, स्ट्रगल होती है, फिजिकल इंजरीज होती हैं, बट स्पेशली एथलेटिक्स के एंगल से अगर आप बात करें तो बच्चों को किस किस तरह की इंजरीज होती है और उसमें भी वो ट्रेनिंग करते हैं नहीं करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि किस तरह की कॉमन इंजरीज क्या होती हैं बच्चों को और वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। देखो, एक चीज बोलते हैं नो पेन नो गेन, राइट, एब्सोल्युटली। तो उसमें क्या होता है कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो सीधी सी बात है, हर कोई हार्ड वर्क नहीं लेना चाहेगा। बिल्कुल, हर किसी को चाहिए होता है कि शॉर्टकट में सब कुछ हो जाए। एब्सोल्युटली, बट रियलिटी यही है, आप हार्ड वर्क से ही कुछ बना सकते है ही हो, नहीं। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो जब हम बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर बच्चे जब हार्ड वर्क हम उनकी बॉडी पर डालते हैं तो वो बचते हैं उन चीज़ों से। तो हम पहचान जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी बच्चे को ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो बच्चा अगर हमें ये कह रहा है सर मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एक टाइटनेस, एक स्टिफ वाला पेन अलग है, तो उसमें बच्चा ट्रेनिंग कर सकता है कंटिन्यू। एक होता है कि हाँ नहीं कर सकता, जो कि इंजरी हो सकती है, तो उसमें कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। कोच को पता होना चाहिए कि उसको इतना पता होना चाहिए कि बच्चे को जब आप ट्रेनिंग करा रहे हो कि इसको वो पेन तो नहीं है जो उसकी ट्रेनिंग को रोक सके, उसको इंजरी हो या जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसने ट्रेनिंग किया वो भी खराब ना हो। तो उसी से रिलेटेड बच्चों को हम पुश करते हैं। कितने बच्चे होते हैं मना भी करते हैं, हम तब भी पुश करते हैं। मैंने कहा नहीं करना है, ट्रेनिंग करो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। अभी नंबर ऑफ रेपिटेशन 5 रेपिटेशन है, 6 रेपिटेशन है, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स करना, फील करोगे हाँ मैंने अपना 100% दिया और कुछ नहीं है। वाह, वेरी नाइस। सर मुझे एक बात और बताइए कि आपका इतना लंबा करियर रहा है ट्रेनिंग का, आई एम श्योर करंटली आप बच्चों को डेली बेसिस पे देखते भी हैं, तो कोई एक ऐसी कॉमन मिस्टेक आपको बच्चों को देख के लगता है जो काफ़ी बच्चे करते हैं और उसका उनको नुकसान भी होता है? नुकसान ये है कि जब हम बच्चों को बताते हैं कि आपको ट्रेनिंग के अंदर आपके, देखो ट्रेनिंग के 1 वीक के अंदर 6 डेज होते हैं जो आप ट्रेनिंग करते हो, बिल्कुल 7 डे आपका एक दिन रेस्ट होता है। तो 6 डेज के अंदर हम आपको बताते हैं ये ट्रेनिंग सेशन है, ये इस तरीके से है, ये आज सेशन है, राइट। तो डे बाय डे डिफरेंट टास्क होते हैं, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जो साथ के ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें एक दूसरे को ना वो मिसगाइड करते हैं। अच्छा। कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए, या वो कोच से ऊपर उठ करके बताते हैं। वो उससे मतलब ये रखते हैं कि हमें इनसे ज्यादा पता है, ठीक है, तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो 1-2 बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, 2 या 3 बच्चे, उनको भी खराब करते हैं। तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप कोच पे विश्वास करो। अगर आपने कोच ने आपको एक शेड्यूल बना करके दिया है तो आप उस पर काम करो, उसको फॉलो करो। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है सर। ये तो एक हमने नुकसान वाली बात कर ली, बट
क्या आप ये कहते हो कि मैंने देखा है, क्योंकि एथलेटिक्स में मैं देखता हूँ बच्चे के हर किसी का कोई ना कोई पार्टनर होता है जो प्रैक्टिस में उसको बड़ी हेल्प करता है, साथ में पुश करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करता है, तो आपको ये लगता है कि ठीक है ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात मानी, बट वैसे आपको लगता है कि एथलेटिक्स में एक पार्टनर के होने से थोड़ा सा ट्रेनिंग बेटर हो जाती है बच्चों की, क्या ये सही है? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि इसमें क्या है कि देखो बच्चों को ना कंपटीशन मिलता है। ठीक है, परफेक्ट, पॉजिटिव कंपटीशन, हाँ, हेल्दी कंपटीशन। समझ रहे हो। अब मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ आज एक 300 के रेपिटेशन लगाने हैं, 5 रेपिटेशन लगाने हैं, और उस 5 के अंदर वो अकेला बच्चा अकेला ही 5 रेपिटेशन लगा रहा है, राइट। और वहीं पे अगर वो 3 बच्चे या 2 बच्चे या 4 बच्चों के साथ रेपिटेशन, तो उसमें उसको क्या है कि एक सेल्फ मोटिवेशन आती है, पुश मिलता है, पुश मिलता है, एक कंपटीशन मिलता है, बिल्कुल। जिससे कि वो बेटर करने की कोशिश करता परफेक्ट। तो हम ये मानते हैं कि एथलेटिक्स में ट्रेनिंग में पार्टनर्स से आपको हेल्प भी बहुत होती है। है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपका पेरेंट्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स जो एथलेटिक्स में आपके अंडर ट्रेनिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे आगे और अच्छा कर पाए एथलेटिक्स में? हाँ, देखो सभी पेरेंट्स को मेरा एक ये मैसेज है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं हम उनके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि आपका बच्चा टैलेंटेड है, क्योंकि कोच बच्चे का टैलेंट देख लेता है, पता चल जाता तो कोच डिस्कस करता है पेरेंट्स से कि आप इसको फ्रीली छोड़ें और इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा चीज़ों पे पुश ना करके कभी नहीं ट्रेनिंग नहीं करनी, सिर्फ अपनी स्टडी वगैरह फोकस करो। तो ठीक है, स्टडी भी साइड बाय साइड चलती रहती है, बट अगर वो उसका मन है, होती है हॉबी, एक बच्चे की अगर हॉबी है कि नहीं मुझे पैशन है कि खेलना है, स्पोर्ट्स करना है, गेम करना है और ये खेलना है, तो मैं ये हॉबी को सबसे बड़ी चीज सबसे पहले रखता हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो बच्चा मन से डेफिनेटली मन से करता है और उस अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है। तो उसमें अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, हाँ ठीक है बेटा आप करो। और उसमें दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि पेरेंट्स को फ्रीली बच्चे को छोड़ना चाहिए और ज़्यादा मतलब कोच से इतने मतलब इस तरीके से इंटरफेरेंस ना रखें, नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोच को कोचिंग नहीं सिखानी, कोच को पता है किस तरीके से कोचिंग करानी है। हाँ, एक टाइम दो उनको, बच्चा 2 साल 3 साल जब निकल जाता है तब आप उनसे डिस्कस करो, बच्चे से डिस्कस करो, कोच से डिस्कस करो कि क्या चल रहा है हमारे बच्चे का, किस तरीके से क्या है, तो बनता भी है बताना। बट 2-3 साल में बच्चे का ही पता लगता है कि क्या बच्चा अभी करके आ रहा है, क्योंकि 4 महीने रिजल्ट आने में टाइम, 3 महीने 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलता बच्चे को, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है कि समय लेता है, बिल्कुल समय लेता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बात करी थी कि स्पोर्ट्स कोटे से आपने भी आर्मी में जॉब ली, तो स्पेशली एथलेटिक्स में बच्चों को आगे जाके अगर वो कुछ सिग्निफिकेंटली अचीव करते हैं तो आगे जाके इस एथलेटिक्स के जरिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल सकती है? नहीं, ये रियल है। अगर बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है, अगर कोई बच्चा नेशनल में मेडल दे रहा है और अच्छी टाइमिंग के साथ दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जब वैकेंसी वगैरह निकलती है तो डिपार्टमेंट उनको इस चीज़ के लिए बोलता है कि हाँ आप ट्रायल दो और ट्रायल दे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जरूरी नहीं है कि देखो हर कोई नेशनल में मेडल नहीं लाता, बिल्कुल देखो सभी मेहनत करते हैं, बिल्कुल बच्चे सभी मेहनत करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं भी मेडल आता है, तो ऐसे नहीं कि उनकी मेहनत खराब गई है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि कभी किसी की मेहनत खराब नहीं जाती। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपका मेडल नहीं आता है तो उससे अलग आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप बीपीएड एमपीएड कर लो, बीपीएड एमपीएड करके आप किसी स्कूल में भी एज ए फिजिकल टीचर पीटीआई वगैरह लग सकते हो, या बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं, नाइस हो गई, स्पोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी डिग्रियां हैं जिसमें आप कोचिंग लाइन में जा सकते हो, वेरी गुड, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, तो इसमें कभी कोई मैं नहीं मानता कि आपने अपना इसमें 4 साल 5 साल जो दिए हैं वो खराब हुए हैं। अच्छा, तो वो खराब नहीं होते। और दूसरा क्या है कि ये एक आप अगर किसी बच्चों को गाइड कर रहे हो या जो भी है, तो ये क्या है कि मदर फिटनेस है। एथलेटिक्स को मैं एक मदर फिटनेस मानता हूँ कि एथलेटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे कि आप हर गेम को कर सकते हो। वेरी गुड, क्योंकि हर गेम के अंदर बेसिक एथलेटिज्म तो जो मतलब जो भी किसी भी गेम के अगर कोई टॉप प्लेयर्स हैं तो उनका ये तो माना जाता है कि उनका एथलेटिज्म बिल्कुल टॉप लेवल का होगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। पंकज सर, अब हमें ये बताइए कि आपके अंडर ट्रेनिंग करने वाले बच्चों की अभी तक की हाईएस्ट अचीवमेंट क्या रही है? हाईएस्ट अचीवमेंट में एक बच्चा है मेरा जो कि अभी 800 मीटर में करंट में अभी 150 सेकंड की 800 लगाई जिस बच्चे ने, क्योंकि अभी CI सब में
सिलेक्शन भी हुआ है उसका स्पोर्ट्स कोटे से। अरे वाह, वेरी नाइस। और कॉम्प्लेक्स से काफ़ी बच्चे साई में भी गए हैं जो कि साइंस से अब नेशनल में मेडल भी दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। वो बच्चे तो काफ़ी निकले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं Very बच्चे nice. कॉम्प्लेक्स से निकल करके। वेरी नाइस। एक पर्सनल क्वेश्चन है पंकज सर, आप इसको दिल से आंसर कर सकते हैं कि जब आपने खुद से स्टेट लेवल अचीव करा था, वो ज़्यादा खुशी दिया था, उसने ज़्यादा खुशी दी थी, या जब आपके अंडर का बच्चा किसी साई में जाके मेडल लेता है या फिर किसी हाईयर स्टेज पे जाके मेडल लेता है, तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है? मैंने बताया था ना कि जब मैं कोचिंग लाइन में आया था तो यही सोचा था कि जो हमने नहीं किया वो उनको कराना है। राइट। ठीक है, अगर हमारा ये था हमने अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जाना है, परफेक्ट। तो यानी कि उस बच्चों चीज़ की पे अचीवमेंट आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत देती है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि हम इतनी बच्चों की बात कर चुके हैं और इतना हम ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आप इसको समय लेके इसका आंसर दे सकते हैं। आपके अभी तक के करियर में जितने भी आपने बच्चों को ट्रेन कराए, दिल से आपके कौन से टॉप 5 मेल एथलीट रहे हैं जिनको आपने ट्रेन कराया, जो आपके दिल के करीब है, और टॉप 5 एथलीट रहे हैं ट्रेनिंग को लेके, 1 नंबर, 10 ऑन 10 ऑन एवरीथिंग? मेरे अंडर में अभी 5-6 एथलीट बहुत अच्छे एथलीट है। ओके। और सबसे पहले जिसका नाम लूंगा मैं, कि यश चौधरी है। ओके। बहुत अच्छा एथलीट है, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है। ओके। अभी एक माधव भारद्वाज है, जो बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। अभी लास्ट टाइम वो स्टेट चैंपियन भी बना। अरे वाह। और अभी जल्दी में अभी बच्चे के उसके इंटर जोन स्कूल, दिल्ली स्टेट स्कूल गेम भी होने। काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, उस पर भी मैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है सौरव, वो भी बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। और एक बच्चा है मेरे पास विकास यादव, ओके। तो वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। ये 5-6 बच्चे हैं वेरी और गुड, जो काफ़ी टैलेंटेड है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। Thank गॉड ब्लेस यू। बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू you. सो मच। थैंक यू।